बहू ने खोला गैर कानूनी धंधा करने वाले ससुराल का राज। एक चमचमाती सफेद रंग की फूलों से सजी कार आलिशान बंगले के लोहे के विशाल गेट के सामने आकर रुकती है। गेट के चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं और हर तरफ कटीले तार लगे हुए हैं। वहीं समीर और रिया कार से नीचे उतरते हैं। हे रिया, देखो हम घर पहुंच गए। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा नया घर पसंद जरूर आएगा। मैंने और पापा ने इसे बहुत मेहनत से सजाया है, खास तुम्हारे स्वागत के लिए। तभी रिया बंगले की ऊंचाई और बनावट और दूर कुछ सीसीटीवी कैमरास को देखकर, समीर, ये तो किसी महल जैसा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि हमारा घर इतना बड़ा और भव्य होगा। लेकिन समीर, एक बात समझ नहीं आई। क्या रिया, तुम कुछ परेशान लग रही हो? क्या सोच रही हो तुम? मुझे बताओ, क्या तुम्हें कुछ कमी लग रही है? नहीं समीर, कमी नहीं, पर ये दरवाजे पर ही इतने सारे सीसीटीवी कैमरे क्यों लगे हैं? अभी तो मैं सिर्फ गेट पर हूँ और मुझे यहाँ से 4 कैमरे नजर आ रहे हैं। अरे पगली, सुरक्षा के लिए हैं। आज के जमाने में सुरक्षा सबसे जरूरी है। चलो, मम्मी इंतजार कर रही होंगी, अब अंदर चलो। रिया जैसे जैसे अंदर कदम बढ़ाती है उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगती हैं। उसे गैरेज में, बगीचों के पेड़ों के पास और बरामदे के हर कोने में कैमरे नजर आते हैं। वो मनी मन बहुत उलझन महसूस करती है। वहीं घर के दरवाजे पर सास सविता आरती की थाली लेकर खड़ी है। वो मुस्कुराते हुए रिया की नजर उतारती है और तिलक लगाती है। ससुर कमल भी पास ही खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। इस गरीब खाने में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है बहू। आज से ये घर तुम्हारा है। लो, अब ये गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो और अंदर आओ। रिया कलश गिराकर अंदर आकर अपनी सास से, अरे मम्मी जी, आप इसे गरीब खाना क्यों कह रही है? इतना आलीशान बंगला बना है, हर चीज चमक रही है। ये तो किसी राजा का घर लगता है। कहाँ बहू, मैं तो बस एक मामूली सा दवाइयों का थोक विक्रेता हूँ। मेरी इस छोटी सी मेहनत और छोटे से बंगले की इतनी तारीफ करने के लिए तुम्हारा भाई बहुत शुक्रिया। सुना आपने, हमारी बहू को हमारा घर पसंद आया। समीर, अपनी दुल्हन को सोफे पर बिठाओ, मैं उसके लिए पानी लेकर आती हूँ। मम्मी जी, एक बात पूछूं? मैं बंगले में आते वक्त नोटिस कर रही थी कि ये पूरा बंगला किसी छावनी की तरह सील है। इतनी सारी सिक्योरिटी और इतने कैमरे किस लिए? अरे बहू, तुम्हें नहीं पता क्या? हम दवाइयों का होलसेल बिजनेस करते हैं। आजकल बहुत डर रहता है कि कोई हमारी असली दवाइयों में नकली दवाइयाँ या ड्रग्स ना मिला दे। हाँ बहू, अगर ऐसा हुआ तो किसी पेशेंट की जान जा सकती है और पुलिस हमें पकड़ लेगी। बस इसीलिए हमारे घर में सिक्योरिटी इतनी टाइट रहती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। अच्छा माँ जी, अब समझी। आपकी बात सही है, दवाइयों का मामला बहुत संजीदा होता है। बेटा समीर, जाओ, बहू बहुत थक गई होगी ना, इसे लेकर कमरे में जाओ। थोड़ा आराम कर लेगी तो शाम की रस्मों के लिए ताजा महसूस करेगी। जी पापा। चलो रिया, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। वहाँ से तुम्हें बागीचे का बहुत सुंदर नजारा दिखाई पड़ेगा। रिया समीर के साथ अंदर चली जाती है। कमरा बहुत आलीशान था और खिड़की से गार्डन का नजारा दिख रहा था। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं। और अगले दिन शाम के समय रिया तैयार होकर बालकनी में खड़ी बाहर सड़क की ओर देखती है, जहाँ काफी चहल पहल है। लोग एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके गेट की तरफ नहीं देख रहा। तभी सविता और कमल वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर रिया, मम्मी जी, मैं यहाँ खड़े होकर बाहर देख रही थी। पूरे मोहल्ले में इतनी चहल पहल है, सब लोग आपस में मिल रहे हैं, लेकिन हमारे घर की तरफ कोई क्यों नहीं आता? अरे बहू, वो क्या है ना कि हमारे घर की सिक्योरिटी इतनी टाइट है, यहाँ गार्ड्स और कैमरों को देखकर लोग डर जाते हैं और दूर ही रहते हैं। दरअसल बहू, पिछली बार हमारे घर में एक बड़ी चोरी की कोशिश हुई थी, तब से हमने सिक्योरिटी और बढ़ा दी है। इसी वजह से मोहल्ले में कोई हमारे घर नहीं आता। पर पापा जी, पड़ोसी तो दुख सुख के साथ ही होते हैं। क्या कोई एक भी दोस्त नहीं है इस पूरे मोहल्ले में? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो बहू। तुम्हें क्या जरूरत इन बाहरी लोगों की? हमारे घर में सब कुछ तो है। तुम जाओ और समीर के लिए चाय बनाओ। जी मम्मी जी, मैं अभी जाकर बनाती हूँ। पर मुझे लगा था कि शादी के बाद पड़ोसियों से मिलना जुलना होगा। रिया चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह रिया जल्दी उठकर हाथ में झाड़ू और पोछा लेकर पूरे घर की साफ सफाई शुरू कर देती है। और हॉल साफ करने के बाद वो उस गलियारे की तरफ बढ़ती है जहाँ बेसमेंट का दरवाजा है। तभी रिया एक कोने को देखते हुए अपने आप से, ये कोना तो बहुत गंदा दिख रहा है। यहाँ शायद कई दिनों से किसी ने झाड़ू नहीं लगाया।
चलो आज इसे भी चमका देती हूँ। रिया जैसे ही बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ पैर बढ़ाती है, उसकी सास रसोई से भागते हुए आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे बहू, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? मैंने मना किया था ना कि इधर उधर हाथ मत डालो। मम्मी जी, मैं तो बस बेसमेंट की तरफ जा रही थी, सोचा वहाँ की भी साफ सफाई कर दूं। धूल जमी है वहाँ, क्या पता कब से सफाई नहीं हुई होगी। अरे बहू, मेरी बात सुनो, तुम पूरे घर में कहीं भी आ जा सकती हो, पर बेसमेंट की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। क्यों मम्मी जी, वहाँ ऐसा क्या है? क्या वहाँ कोई खतरनाक चीज रखी है? मुझे सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहू, वहाँ पूरा कबाड़ फैला है, टूटे कांच पड़े होंगे, पुराने डिब्बे हैं, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। अगर तुम वहाँ जाओगी तो चोट लग जाएगी। पर मम्मी जी, मैं सावधानी से सफाई करूंगी, कबाड़ ही तो है, उसे हटा देंगे तो जगह साफ हो जाएगी। मैंने कहा ना कि तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा घर पड़ा है, इसे साफ कर लो। बस मेरी बात मानो और उधर मत जाना। ठीक है मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी, आप नाराज मत होइए, मैं बस मदद करना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन रिया हॉल के पास से गुजर रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके सास और ससुर सोफे पर बैठे किसी से बहुत गंभीर होकर फोन पर बात कर रहे होते हैं। हाँ, माल तैयार है, डिलीवरी आज रात ही हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। कमल रिया को देखकर तुरंत फोन काट देता है और अपनी फाइलें समेटने लगता है। कविता अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए रिया की तरफ देखने लगती है। उन्हें इस तरह हड़बड़ाता हुआ देखकर रिया उनसे, क्या हुआ पापा जी, किससे बात कर रहे थे आप? मुझे देखकर आपने अचानक फोन क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया? अरे कुछ नहीं बहू, बस एक ग्राहक का फोन था, बात खत्म हो गई थी तो मैंने फोन रख दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस पानी पीने आई थी, पर डिलीवरी की बात चल रही थी शायद। क्या कोई बड़ा ऑर्डर आया है? हाँ बहू, दवाइयों की डिलीवरी की बात चल रही थी। बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो। अच्छा ठीक है, मुझे लगा शायद कोई परेशानी है, इसलिए आप लोग इतने चुप हो गए। रिया वहाँ से चली जाती है और अगले दिन रात के 2 बजे जब पूरा घर अंधेरे में डूबा होता है तो अचानक रिया की नींद खुलती है। वो देखती है कि समीर बिस्तर पर नहीं है। वो उठकर कमरे से बाहर आती है और समीर को कहीं ना देखकर अपने आप से, समीर, समीर कहाँ चले गए इतनी रात को? रिया दबे पांव हॉल की तरफ आती है और देखती है कि समीर जूते पहनकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। समीर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे रिया, तुम जाग गई? वो बस एक जरूरी काम है, मुझे अचानक जाना पड़ रहा है। पर जा कहाँ रहे हो? रात के 2 बज रहे हैं, कौन सा ऐसा काम है जो सुबह नहीं हो सकता? तभी रिया की नजर मेन गेट की तरफ जाती है जहाँ कमल और सविता भी खड़े हैं। वो भी बाहर जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ये देखकर रिया उनसे, मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों भी जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? इतनी रात को पूरा परिवार कहाँ जा रहा है? अरे बहू, वो एक इमरजेंसी आ गई है, दवाइयों की डिलीवरी करनी है, बस आ जाएंगे हम कुछ देर में, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। हाँ बहू, मेडिकल लाइन में कभी भी बाहर जाने की जरूरत पड़ सकती है, तुम फालतू की चिंता मत करो और अंदर जाकर आराम करो। रात के 2 बजे दवाइयों की डिलीवरी और मम्मी जी भी जा रही हैं, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जिसके बाद सभी चले जाते हैं और रिया अंदर आ जाती है। अगली सुबह सब नाश्ते की मेज पर बैठे होते हैं। वहीं रात की घटना के बाद से रिया का मन बहुत अशांत रहता है। वो हिम्मत जुटाकर फिर से सवाल पूछती है। पापा जी, मैं एक बात समझ नहीं पा रही हूँ, दिन में काम समझ में आता है, लेकिन हर रात सिर्फ 2 बजे ही अचानक दवाइयों की डिलीवरी क्यों आती है? बहू, तुम इतना सोचती क्यों हो? बिजनेस के अपने तरीके होते हैं, कुछ क्लाइंट्स रात में ही माल लेना पसंद करते हैं। अरे बहू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, हमारे घर में ना सत्यनारायण जी की कथा है, बहुत बड़ा आयोजन करना है हमें। सत्यनारायण जी की कथा अचानक से? हाँ बहू, नया घर है, नई बहू आई है, तुम जल्दी से पूरे घर की साफ सफाई कर लो और किचन को भी एकदम शुद्ध कर लेना। हाँ, और पंडितों के खाने की भी तैयारी करनी है, प्रसादी तुम्हें ही बनानी होगी, सारा काम तुम्हारी देख रेख में ही होगा। ठीक है मम्मी जी, मैं कर लूंगी, पर इतनी बड़ी पूजा और कोई पड़ोसी नहीं आएगा? तुम बस काम पर ध्यान दो बहू, हम टेंट लगवा रहे हैं बाहर, तुम बस किचन संभालो और बाकी बातों की चिंता छोड़ दो। सविता रिया को पूरे दिन काम में उलझाए रखती है। वहीं बाहर बड़ा टेंट लगता है, लेकिन रिया के मन में रात की डिलीवरी वाली बात बार बार घूम रही होती है। जहां एक तरफ पुजारी टेंट में मंत्र पढ़ रहे होते हैं तो वहीं सास के बुलाने पर पड़ोस के बहुत ही कम लोग आए होते हैं। ये कितनी अजीब बात है, इतने बड़े मोहल्ले में सिर्फ 4-5 लोग ही आए हैं। हमारे मोहल्ले वाले क्या बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है?
तभी सविता पड़ोसियों से बात करते हुए, आइए आइए, प्रसाद लेकर जाइए। मेरी बहू ने बहुत मेहनत से बनाया है सब कुछ। नमस्ते चाची जी, आप लोग हमारे घर ज्यादा क्यों नहीं आते? आज इतनी बड़ी पूजा है, फिर भी सब डरे डरे से लग रहे हैं। बेटा, हमें कुछ काम है, हम बस प्रसाद लेकर निकल रहे हैं। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। रुकना ठीक नहीं है? क्यों, ऐसा क्या हो जाएगा? रोहिणी बिना जवाब दिए जल्दी से वहां से चली जाती है। रिया पक्का समझ चुकी है कि इस आलीशान बंगले के पीछे कोई बहुत बड़ा और डरावना राज छिपा है। ऐसे ही पूजा के बाद कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रिया हॉल में पोछा लगा रही होती है। तभी उसे बेसमेंट की तरफ एक बहुत ही तेज अजीब सी रासायनिक बदबू आती है। वो अपनी नाक पर पल्लू रखकर हॉल में आकर अपनी सास से, उफ, ये कैसी बदबू है? पापा जी, मम्मी जी, आप लोगों को कुछ महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जहरीली गैस लीक हो रही है। कौन सी बदबू बहू? मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा। तुम्हारा वहम होगा, शायद बाहर नाली साफ हो रही होगी। नहीं मम्मी जी, ये बदबू बेसमेंट की तरफ से आ रही है। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से नोटिस कर रही हूँ कि वहाँ से कभी तेज तो कभी कम बदबू आती रहती है। अरे बहू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। हमने अभी ही वहाँ पर पेस्ट कंट्रोल करवाया है। कीड़े मारने की बहुत कड़क दवा डलवाई है और ये बदबू उसी की है। पापा जी, अगर वहाँ दवा डली है तो मुझे वहाँ जाकर एक बार साफ सफाई करने दीजिए ना। सारा कबाड़ बाहर निकाल देंगे तो बदबू जल्दी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, वो दवा बहुत जहरीली है बहू। अगर तुम वहाँ अभी जाओगी तो फालतू में बीमार पड़ जाओगी। डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे फिर। हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर जी सही कह रहे हैं। तुम अभी उस तरफ मत जाना, कुछ दिन में बदबू अपने आप मर जाएगी। तुम बस अपना ध्यान रखो। ठीक है मम्मी जी, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं अभी वहाँ साफ सफाई करने जाती और बीमार पड़ जाती। ऐसा कहकर रिया अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक रिया ये नोटिस करती है कि वो जब भी बेसमेंट की तरफ जाने की कोशिश करती है तो उसे बेसमेंट की तरफ नहीं जाने दिया जाता और बेसमेंट से कभी कुछ आवाज आती है तो कभी कोई स्मेल। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन सुबह समीर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वहीं रिया समीर से आवाजों के बारे में बात करने का मन बना चुकी होती है। समीर, मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी पूछना चाहती हूँ। आप लोग अक्सर रात को 2 बजे अचानक कहाँ चले जाते हैं और बेसमेंट से रात को ठक ठक की आवाज क्यों आती है? अरे रिया, तुम भी ना, वो मशीनों की आवाज होगी। और रात की डिलीवरी के बारे में तो पापा ने बताया था ना तुम्हें। समीर, मुझे भी अपने साथ ले जाया करो ना। मैं भी बिजनेस के बारे में कुछ सीखूंगी। आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मुझे भी काम का अंदाजा होना चाहिए। अरे इन सब फालतू की बातों को छोड़ो यार, मैं तो भूल ही गया था। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जिसके बाद समीर रिया को एक सुंदर सा डिब्बा देता है और रिया उसे खोलते हुए, ये तो डायमंड रिंग है। समीर, ये तो बहुत महंगी लग रही है, अचानक ये सब क्यों? अरे मेरी प्यारी पत्नी के लिए कुछ भी। देखो कितनी शानदार चमक है इसकी। ये खास तुम्हारे लिए बनवाई है। अब बताओ कैसी लगी मेरी पसंद? अरे वाह, ये तो सच में बहुत शानदार है समीर, शुक्रिया। पर मेरे सवाल का जवाब तो आपने अभी भी नहीं दिया। आप बातें क्यों टाल रहे हैं? सवाल जवाब फिर कभी रिया। अभी तो इस अंगूठी को पहनो और खुश रहो। मुझे देर हो रही है, फिलहाल मैं निकलता हूँ। समीर चला जाता है। फिर अगले दिन शाम को रिया सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकलती है। वो पास की एक छोटी सी सब्जी की दुकान पर पहुंचती है जहां मोहल्ले की 3-4 महिलाएं पहले से ही सब्जी खरीद रही हैं। तभी पड़ोसन रोहिणी को देखकर रिया, नमस्ते चाची जी, आज टमाटर बहुत ताजे लग रहे हैं ना? आप लोग भी यहीं से सब्जी लेते हैं क्या हमेशा? रोहिणी और बाकी औरतें रिया को देखकर चुप हो जाती हैं और सब्जी वाले से कहती हैं, हाँ ठीक है भाई साहब, मेरा आलू तोल दो जल्दी, मुझे घर जाना है। क्या हुआ, आप सब मुझे देखकर चुप क्यों हो गई? मैं तो बस बात करना चाह रही थी। मैं उस बड़े बंगले की बहू हूँ, अभी नई नई आई हूँ। हमें पता है तुम कौन हो बेटा, पर हमारे घर वाले मना करते हैं उस तरफ आने से। हमें कुछ काम है, हम चलते हैं। महिलाएं जल्दी जल्दी अपना सामान समेटती हैं और रिया से नजरें चुराकर वहां से भागने लगती हैं। रिया अकेली दुकान पर खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर मायूसी और हैरानी साफ दिखती है। वो उदास मन से घर लौटती है और देखती है कि सविता और कमल हॉल में चाय पी रहे होते हैं। वो सोफे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अपना दुख जाहिर करती है। मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आता कि मोहल्ले के लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते। मैं जब भी उनके पास जाती हूँ वो मुझसे दूर हट जाते हैं, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। अरे बहू, हटाओ ना उन फालतू लोगों पर ध्यान मत दो। वो सब जलते हैं हमारी तरक्की देखकर। हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, इसलिए। और हाँ बहू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई।
हमने सोचा है कि हम सब पूरी फैमिली वेकेशन पर चलेंगे। तुम अपनी तैयारी करके रखना, बहुत मजा आएगा। अचानक वेकेशन पर मम्मी जी, अभी तो घर में इतना काम है और समीर भी कह रहे थे कि ऑफिस में बहुत लोड है, फिर ये अचानक प्लान कैसे बना? अरे काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा बहू, तुम बस पैकिंग की तैयारी करो, हमें भी थोड़ा बदलाव चाहिए। पूरा परिवार शिमला ट्रिप पर चला जाता है। सभी लोग बर्फीली वादियों में खूब घूमते हैं। रिया भी समीर के साथ बहुत एंजॉय करती है। कुछ दिनों के बाद शिमला ट्रिप एंजॉय करने के बाद वो लोग घर लौट आते हैं। घर आने के बाद रिया अपने घर को गंदा देखकर उसकी सफाई करती है। तभी अचानक वो बेसमेंट की तरफ जाती है। तभी कमल रिया से, रिया बेटा, ये साफ सफाई छोड़ो, समीर आता ही होगा, जाकर उसकी पसंद का कुछ बना लो। ठीक है पापा जी, मैं देखती हूँ। रिया रसोई की तरफ चली जाती है और अगले दिन रात के समय रिया अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी उसे नीचे अहाते में एक बहुत बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। तभी समीर कमरे में आता है। समीर देखो नीचे, ये कौन सी गाड़ी आई है? और हमारा काम तो सिर्फ दवाइयों की सप्लाई करना है ना, फिर अचानक हमारे घर में इतनी महंगी गाड़ियाँ कैसे आ रही है? अरे रिया, तुम्हें नहीं पता, मेरी बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। ये गाड़ी उसी लॉटरी के पैसों से आई है। अब हम इसी में घूमना फिरना करेंगे। लॉटरी? पर आपने तो कभी बताया नहीं कि आपने कोई टिकट खरीदा था। अरे छोटी मोटी बातें क्या बताना, अब गाड़ी आ गई है तो उसका आनंद लो। चलो अभी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। रिया और समीर सो जाते हैं और अगले दिन रिया घर की सफाई करते हुए ससुर के कमरे में पहुंचती है। ससुर घर पर नहीं है। सफाई करते वक्त उसकी नजर अलमारी के पीछे पड़े एक काले रंग के बैग पर पड़ जाती है जो आधा खुला हुआ है। तभी रिया बैग को देखकर, ये बैग यहाँ ऐसे क्यों पड़ा है? शायद मम्मी जी रखना भूल गई होंगी। रिया बैग की जिप खोलकर बैग के अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बैग में 2-2 हजार और 5-5 सौ के नोटों की गड्डियां ठसाठस भरी होती हैं। करोड़ों रुपए की नकदी देखकर रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बाप रे, इतने सारे पैसे! करोड़ों रुपए भरे पड़े हैं इस बैग में। इतने पैसे तो किसी बैंक मैनेजर के पास भी नहीं होते। ये पैसे कहाँ से आए? तभी सविता वहां आ जाती है और सब कुछ देखकर, बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये ससुर जी की चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मम्मी जी, मैं तो बस साफ सफाई करने आई थी। देखिए ना, यहाँ कितने सारे पैसे पड़े हैं। ये किसके पैसे हैं और इतने सारे क्यों हैं? अरे वो समीर के बॉस ने उसे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिए थे। मैं तो जमा करना ही भूल गई। मैं अभी उसे लॉकर में रख देती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। पर मम्मी जी, समीर के बॉस इतने पैसे घर पर क्यों भेजेंगे? ये तो बहुत रिस्की है। मैंने कहा ना कि तुम अपना काम करो, हर चीज में टांग अड़ाना जरूरी नहीं है। जाओ यहाँ से और दोबारा इस कमरे में बिना पूछे मत आना। रिया वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में महंगी गाड़ियों और इतने सारे पैसों को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो कहीं नहीं जाते। और फिर रात के समय समीर गहरी नींद में होता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। समीर हड़बड़ा कर उठता है और मैसेज पढ़कर तुरंत कमरे से बाहर भाग जाता है और जल्दी में अपना फोन बेड पर ही भूल जाता है। तभी रिया समीर का फोन उठाकर, समीर रुको, अपना फोन तो लेते जाओ। ये इतनी जल्दी में कहाँ भाग गए? समीर नहीं रुकता। उसके जाने के बाद रिया फोन की स्क्रीन देखती है। उस पर एक मैसेज चमक रहा होता है, डिलीवरी तुरंत करो, पार्टी इंतजार कर रही है। रिया का माथा ठनकता है। वो समीर को फोन देने के बहाने उसके पीछे दबे पांव घर के पिछले हिस्से की तरफ जाती है और देखती है कि समीर, कमल और सविता घर के पीछे वाले एक गुप्त दरवाजे से होकर बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। रिया भी छिपते छिपाते उनके पीछे चली जाती है और एक पिलर के पीछे छिपकर उन्हें देखते हुए, ये दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, आज यहाँ से सब अंदर क्यों जा रहे हैं? मुझे देखना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। रिया चुपचाप अंदर पहुंचती है और देखती है कि वहाँ एक बड़े हॉल में बड़ी बड़ी मशीनें चल रही होती हैं और एक आदमी कुर्सी पर हाथ पैर बंधा हुआ बैठा हुआ बुरी तरह कांप रहा होता है। वहीं समीर ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगा रखी है। ए, तुझे समझ में नहीं आता क्या? तूने हमारा करोड़ों का नुकसान कर दिया है। वो ड्रग्स की खेप पुलिस के हाथ कैसे लगी? हाँ, इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरी कोई गलती नहीं थी। पुलिस ने अचानक छापा मार दिया। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, मुझे मत मारिए प्लीज। तुझे ये नुकसान करने से पहले सोचना चाहिए था। अब रोने से क्या होगा? हमारे धंधे में गद्दारी की कोई जगह नहीं है। ठीक है, इसे अभी गोदाम में ले जाओ। अब ये सोचो कि इस नुकसान की भरपाई फिलहाल कैसे होगी।
ये नकली दवाइयाँ और ड्रग्स के पैकेज हमें आज ही शहर के बाहर सप्लाई करने हैं। रिया ये सब कुछ देखकर मन ही मन कांपते हुए, हे भगवान, तो ये है सालिशान बंगले का असली राज। मेरे ससुराल वाले नकली दवाइयों और ड्रग्स का काला धंधा करते हैं। ये तो बहुत बड़ा पाप है। रिया देखती है कि वहां मशीनों से धड़ाधड़ नकली कैप्सूल्स बन रहे हैं और ड्रग्स के सफेद पाउडर्स के पैकेट बनाए जा रहे हैं। वहां एक बड़ा स्क्रीन लगा है जहां पूरे मोहल्ले के कैमरों का कंट्रोल रहता है। रिया डर के मारे वहां से भाग जाती है। ये लोग मासूम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस पैसों पर ये नाश कर रही थी वो तो खून से सना हुआ है। अब मैं क्या करूं? इतना सोचते हुए रिया अपने कमरे में आती है और रात भर सो नहीं पाती। वहीं सुबह की पहली किरण के साथ ही समीर कमरे में दाखिल होता है। वो बहुत थका हुआ लग रहा है, लेकिन रिया को देखते ही एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर लाकर, अरे रिया, तुम जाग गई क्या? आज बड़ी जल्दी उठ गई। क्या बात है, रात को नींद नहीं आई क्या? तुम्हारी आंखें थोड़ी सूजी हुई लग रही हैं। वो समीर, कुछ नहीं, आज रात एक बहुत बुरा सपना देखा था। बस उसी की वजह से थोड़ी घबराहट हो रही है और नींद भी ठीक से पूरी नहीं हुई। लाओ, अच्छा मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा तो तुम फिर से सो जाना। समीर रिया के पास बैठकर उसका सिर दबाने लगता है। ये देखकर रिया समीर से, तुम्हारे ये हाथ, मुझे तुमसे घिन आ रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छुओ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे अभी सब कुछ सामान्य दिखाना होगा। मुझे कुछ भी करके इनकी सच्चाई सबके सामने लाना ही होगा, वरना यूं ही बेकसूरों की जिंदगियां जाती रहेंगी। रिया समीर का हाथ धीरे से अपने सिर से हटा देती है और, नहीं समीर, अब तो सुबह हो गई है, सिर दबाने की जरूरत नहीं है। मैं बस उठकर चाय पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप भी हाथ मुंह धो लीजिए। रिया उठकर किचन की तरफ चली जाती है और अगले दिन दोपहर के समय पूरा परिवार हॉल में बैठकर खाना खा रहा होता है। वहीं सामने टीवी चल रहा होता है। तभी न्यूज चैनल पर एक बड़ी खबर आने लगती है, जिसे देखकर कमल की नजरें टीवी पर टिक जाती हैं। शहर में नकली दवाओं का कारोबार काफी फल फूल रहा है। इससे हजारों लोगों की जान जा रही है और लाखों युवा ड्रग्स की गिरफ्त में जा रहे हैं। वहीं पुलिस लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही है। न्यूज सुनकर रिया के ससुराल वाले दिखावा करते हुए, देखा भाई, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते। ऐसे लोगों को तो बीच सड़क पर फांसी दे देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा है कि हम इतने धार्मिक लोग हैं और ईमानदारी का काम करते हैं। कम से कम हम सुकून की रोटी तो खा रहे हैं। क्यों बहू, तू क्या कहती है? हाँ मम्मी जी, हाँ आप सही कह रही हैं। जो लोग दूसरों को मौत बांटते हैं उनकी रूह तो जरूर कांपती होगी। भगवान सब देख रहा है। अच्छा सुनो, धार्मिक होने से याद आया, काफी दिन हो गए हमने अपने घर में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं किया। क्यों ना घर में एक भागवत कथा करवाई जाए? इससे मोहल्ले में भी थोड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा विचार है पापा। नेकी और पूछ पूछ। रिया, भागवत की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम ही पंडित जी से बात करना और सब मैनेज करना। जी पापा जी, मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये आयोजन इतना यादगार होगा कि पूरा मोहल्ला इसे सालों तक याद रखेगा। जिसके बाद शाम को रिया रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसके फोन पर एक पुराने दोस्त विक्रम, जो अभी पुलिस अधिकारी बन चुका था, उसका फोन आता है। वो इधर उधर देखकर फोन उठाती है और, हेलो रिया, कैसी हो? शादी के बाद तो तुम मुझे बिल्कुल भूल गई हो यार। क्या बात है, दोस्तों के लिए अब समय नहीं बचा क्या? अरे विक्रम, ऐसी बात नहीं है, बस घर गृहस्थी में उलझ गई थी। और तुम, पुलिस की नौकरी मिलने के बाद तो तुम भी काफी बिजी हो गए होगे ना? हाँ यार, आजकल नकली दवाओं और ड्रग्स के केस बहुत बढ़ चुके हैं। पूरा डिपार्टमेंट इसी को सुलझाने में लगा हुआ है, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा। तभी कुछ सोचते हुए रिया विक्रम से, विक्रम, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हम उसी रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं जहाँ हम पहले मिला करते थे? जरूर रिया, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि कोई परेशानी है। तुम कल एक काम करो, दोपहर में वहां आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रिया तैयार होकर हॉल में आती है, जहां कमल बैठा कुछ फाइलें देख रहा होता है। रिया थोड़ा घबराते हुए उसके पास जाकर खड़ी होती है और, पापा जी, मुझे आज बाहर जाना था। वो भागवत के लिए टेंट वाले से बात करनी है और कुछ सामान भी फाइनल करना है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए जा सकती हूँ? अरे हाँ हाँ बहू, जरूर जाओ, ये तो नेक काम है। समीर से कहूँ क्या कि वो तुम्हें छोड़ आए, या फिर ड्राइवर को साथ ले जाओगी? नहीं पापा जी, मैं खुद चली जाऊंगी।
पास ही है दुकान। समीर वैसे भी काम में बिजी होंगे, उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। ठीक है बेटा, पर जल्दी आ जाना। और हाँ, टेंट वाले से कहना कि काम एकदम अव्वल दर्जे का होना चाहिए, पैसों की चिंता मत करना। जी पापा जी। रिया रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां विक्रम सिविल ड्रेस में उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसके सामने जाकर बैठ जाती है और बिना देर किए सारी बात बताना शुरू करती है। सारी बातें सुनकर विक्रम हैरान होते हुए रिया से, क्या रिया तुम होश में तो हो? तुम्हारे ससुराल वाले इस काले धंधे के मास्टरमाइंड हैं। जिस केस के लिए मेरा पूरा विभाग सालों से मेहनत कर रहा है वो तुमने मिनटों में सुलझा दिया। विक्रम, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। बेसमेंट में मशीनें हैं, ड्रग्स हैं और वो लोगों को डराते धमकाते भी हैं। मैं अब और वहाँ नहीं रह सकती। रिया देखो, हम सीधे छापा नहीं मार सकते। अगर सबूत नहीं मिले तो वो तुम पर केस कर देंगे और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। हमें पक्के सबूत चाहिए होंगे उसके लिए। मैं क्या करूं विक्रम, मैं कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हूं। बस इन लोगों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना है। तभी विक्रम अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकालकर रिया को देते हुए, ये देखो रिया, इस लॉकेट में एक छोटा सा जासूसी कैमरा लगा हुआ है। तुम इससे पहन लो और जहां भी वो जाएं, उनके पीछे रहना। उनकी फाइलें, मशीनें और बातचीत रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है विक्रम, मैं ऐसा ही करूंगी। जब मेरे पास सारे सबूत आ जाएंगे तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। अब मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। रिया उस लॉकेट को लेकर पहन लेती है और घर आ जाती है। अगले दिन से रिया ने अब अपना व्यवहार पूरी तरह बदल लिया होता है। वो सबका विश्वास जीतने की कोशिश करती है। वो सुबह सुबह उठकर अपने सास ससुर के पांव छूते हुए, पापा जी, आपकी दवाइयाँ और मैं आपके सिर में थोड़ा तेल लगा दूं? आपको काफी थकान लग रही होगी काम की वजह से। ये खून से सने हाथ मेरे सिर से हटा ले बुड्ढे। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम्हारा ये ढोंग। बस कुछ दिन और, फिर तुम्हारी जगह जेल में होगी। जिसके बाद रिया रसोई में जाती है और सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। फिर सभी लोग खाना खाते हुए, बहू, आज तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है और घर भी कैसा चकाचक चमक रहा है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। मम्मी जी, घर में कुछ काम नहीं था तो सोचा यही कर लूं। और हाँ मम्मी जी, मुझे भी इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सिखाओ ना। मैं भी आप लोगों का हाथ बटाना चाहती हूँ। अरे नहीं बहू, तू क्यों परेशान होगी? तेरे पति और ससुर जी है ना काम करने के लिए। तू बस घर संभाल और आराम कर। हम नहीं चाहते कि तुझे कोई परेशानी हो। ऐसा कहकर सविता बात को टाल देती है। वहीं दोपहर में किचन का काम खत्म कर रिया अपने कमरे में जाती है और अपने पति के पैर दबाते हुए कहती है, सुनिए ना, आप काम करते हैं तो मुझे भी अपने साथ काम सिखाइए ना। जब आप रात को 2 बजे घर से जाते हैं तो मुझे भी ले जाया कीजिए। मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे तुम रहने दो, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है रिया। काम करने के लिए हम लोग हैं ना। तुम बस घर संभालो और आराम करो। ऐसा कहकर समीर भी बात को टाल देता है। लेकिन रिया हार नहीं मानती और धीरे धीरे अपने परिवार वालों का भरोसा जीतने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और इस तरह वो लोग भी लापरवाह हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि रिया सिर्फ घर गृहस्थी के कामों में व्यस्त हो चुकी है। फिर एक दिन जब रिया के सास ससुर बाहर गए होते हैं और समीर भी ऑफिस में होता है तो रिया को मौका मिल जाता है। वो सबसे पहले ससुर के कमरे में जाकर फाइलों और रसीदों की वीडियो बनाती है। ये रही लेन देन की सारी रसीदें। इनमें करोड़ों का हेरफेर साफ दिख रहा है। अब बस बेसमेंट का काम बाकी है। जिसके बाद रिया दबे पांव बेसमेंट में पहुंचती है और वहां रखी मशीनों, नकली दवाओं के ढेर और कंट्रोल रूम की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। बस अब खेल खत्म। आज भागवत का पहला दिन है और आज ही इस पाप के महल की नींव हिल जाएगी। शाम को घर के बाहर पंडाल सजा है। काफी लोग आए हैं। रिया ने वहां एक बड़ा प्रोजेक्टर लगवाया होता है। तभी विक्रम और कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में वहां पहुंचते हैं। प्रोजेक्टर को देखकर कमल और सविता रिया से, अरे बहू, ये यहाँ इस प्रोजेक्टर का काम क्या है? भागवत में तो सिर्फ कथा होती है, तो ये सब क्या है? पापा जी, आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं, इतने धार्मिक हैं, तो मैंने सोचा मोहल्ले वालों को भी आपकी डेली लाइफस्टाइल दिखानी चाहिए कि आप लोग समाज के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। रिया वीडियो प्ले कर देती है। स्क्रीन पर पहले तो कुछ घर के फोटोज आते हैं, लेकिन तभी अचानक से बेसमेंट का दृश्य चलने लगता है। मशीनों से बनती नकली दवाइयां और हजारों ड्रग्स के पैकेट देखकर पूरा मोहल्ला सन्न रह जाता है। तभी कमल गुस्सा होते हुए, ये क्या है? ये तूने क्या कर दिया बहू? तू हमारी पोल खोल रही है। बंद कर इसे अभी।
कमल मंच से उतरकर रिया को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि तभी विक्रम आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और ओए, हाथ उठाने से पहले देख लेना कि सामने कौन खड़ा है। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है मिस्टर खन्ना, समझे? तू कौन है और हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, पुलिस को बुलाओ कोई। हम ही पुलिस हैं और हम सालों से तुम जैसे लोगों के पीछे पड़े हुए थे। अच्छा हुआ तुम्हारी बहू ने तुम्हारी असलियत दिखा दी, वरना न जाने कितने और लोगों की जान जाती। बहू, तूने उसी थाली में छेद किया जिसमें तूने खाया। तुझे शर्म नहीं आई अपने ही परिवार को जेल भिजवाते हुए? तूने बहुत गलत किया हमारे साथ। गलत मैंने नहीं, आप लोगों ने किया है। चंद नोटों के लिए आप लोगों ने मासूमों की जान से खिलवाड़ किया। आप दवा के नाम पर लोगों को मौत दे रहे थे। मुझे आप जैसे परिवार पर घिन आती है। आप जो भी कहना है जेल में कहना। हमारा केस इतना स्ट्रांग है कि तुम सब पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे। ले जाओ इन सबको। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है, जिसके बाद कुछ दिन बीतते हैं। वहीं घर खाली पड़ा होता है। रिया अपना सामान पैक करके बाहर निकलती है, जहां उसके माता पिता और विक्रम गेट पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बेटी, तूने जो किया वो बहुत बहादुरी का काम था। हमें तुझ पर गर्व है। तूने गलत का साथ न देकर बिल्कुल सही किया। अब आगे क्या सोचा है वैसे? पापा, मैंने काफी पढ़ाई की है। मैं अपनी डिग्रियों के दम पर नई जिंदगी शुरू करूंगी। मैं उस परिवार की पहचान के साथ नहीं रह सकती जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है। बिल्कुल रिया, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम एक बहादुर लड़की हो और समाज को तुम जैसी ही बहुओं की जरूरत है। रिया अपनी डिग्रियां लेकर घर से बाहर निकलती है। वो एक आखिरी बार उस आलीशान बंगले को देखती है जिसे उसने आज सच में एक गरीब खाना साबित कर दिया था। जिसके बाद वो अपने माता पिता और विक्रम के साथ आगे बढ़ जाती है।